कि एक वस्तु 100 रुपए की बाजार में मिलती थी, उस पर 18% जीएसटी था, तो उसकी मार्केट वैल्यू 118 रुपए थी। सरकार ने उस पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया। वो वस्तु 118 की मिलती है क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने इस जीएसटी के रिलीफ को कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया। एक हाथ से जीएसटी रिफॉर्म आया, जीएसटी का रेट घटा, लेकिन दूसरे हाथ से अगर प्राइवेट कंपनियां वो बेनिफिट कंज्यूमर तक पहुंचने नहीं देंगी और वस्तु का दाम बढ़ा देंगी तो एंड कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं होगा। सर, इस टोकनाइजेशन से खास तौर पे मिडिल क्लास को क्या फायदा होगा? सबसे पहले बेटर रिटर्न्स मिलेंगी, रिटायरमेंट सिक्योर होगा। सर, दुनिया भर में जो मजबूत मैच्योर अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्होंने इस एसेट टोकनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया। यूएसए ने, एसईसी ने अपनी सिक्योरिटीज एक्ट में इस टोकनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को शामिल किया। सिंगापुर ने प्रोजेक्ट गार्जियन का नाम से एक प्रोजेक्ट लाकर इसको लीगलाइज किया। यूरोपियन यूनियन ने मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन का एक कानून लाकर इसे रेगुलराइज किया और यूएई ने सबसे बड़ा काम करते हुए एक अलग अथॉरिटी बना दी। और अगर भारत में रेगुलेटरी क्लैरिटी आ जाती है एसेट टोकनाइजेशन कानून के माध्यम से, तो ग्लोबल कैपिटल सिंगापुर, यूएई, हांगकांग और यूएस जाने की बजाय भारत में आएगी और भारत में निवेश होगा। तो देयर इज एन अर्जेंट नीड। जीएसटी 2.0 वास्तव में एक अच्छे इंटेंट से लाया गया और सबको ये उम्मीद थी कि जीएसटी 2.0 के बाद, जीएसटी रैशनलाइजेशन के बाद वस्तुएं सस्ती होंगी। माननीय वित्त मंत्री जी ने तमाम कंपनियों को भी कहा कि हम जीएसटी में कटौती कर रहे हैं, 28 से 5% ला रहे हैं, 18 से 5% कर रहे हैं, तो आपको वस्तुओं को सस्ता करना पड़ेगा। लेकिन हमने ये देखा कि जो इंटेंट था कि जीएसटी कम होगा तो वस्तुएं सस्ती होंगी, वस्तुएं सस्ती होंगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये हुआ नहीं। और ये इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने इस मुनाफे को जनता को नहीं सौंपा। मैं बता रहा हूं, मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बताना चाहता हूं, मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा सर कि एक वस्तु 100 रुपए की बाजार में मिलती थी, उस पर 18% जीएसटी था, तो उसकी मार्केट वैल्यू 118 रुपए थी। सरकार ने उस पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया। अब वो वस्तु 100 प्लस 5% 105 रुपए की मिलनी चाहिए, जो पहले 118 रुपए की मिलती थी। लेकिन आज भी बाजार में वो वस्तु 118 की मिलती है क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने इस जीएसटी के रिलीफ को कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया या ग्रामेज कम करके प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम कर दी और दाम कम कर दिया। इसीलिए यह जरूरी है कि पास थ्रू का बेनिफिट पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनियां जो कंज्यूमर को दें, ताकि जीएसटी की इस रैशनलाइजेशन का कटिंग एज लेवल पे कंज्यूमर को फायदा हो। हमने देखा सर, इंडिपेंडेंट सर्वे बताते हैं, खास तौर पे लोकल सर्कल्स का एक सर्वे, कि एफएमसीजी, फार्मा और पैकेज फूड की इंडस्ट्री के अंदर मात्र 10% कंज्यूमर को फुल जीएसटी का बेनिफिट मिला। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बाजार में 34% ही उपभोक्ताओं को फुल बेनिफिट मिला इस जीएसटी पास थ्रू का। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो रिलीफ मिला, बताया जा रहा है कि जनवरी 2026 से तमाम ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने दाम बढ़ाने जा रही हैं। इसीलिए सर मैं कहना चाहूंगा, टैक्स रिफॉर्म विदाउट इन्फोर्समेंट will become a transfer of benefit from the citizen to the company। एक हाथ से जीएसटी रिफॉर्म आया, जीएसटी का रेट घटा, लेकिन दूसरे हाथ से अगर प्राइवेट कंपनियां वो बेनिफिट कंज्यूमर तक पहुंचने नहीं देंगी और वस्तु का दाम बढ़ा देंगी तो एंड कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सेक्शन 171 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जो एक सनसेट क्लॉज के तहत अब समाप्त हो गया, उसकी जो मूल भावना थी वो बड़ी सीक्रेट है, जो ये कहा करता था दैट टैक्स कट्स मस्ट ट्रांसलेट इनटू प्राइस कट्स। एनी बेनिफिट इन द रिडक्शन ऑफ टैक्स मस्ट बी गिवन टू द एंड कंज्यूमर एज अ रिडक्शन इन प्राइसेस। ये करने की आवश्यकता है। नो डाउट जीएसटी 2.0 इज अ लैंडमार्क रिफॉर्म, बट विदाउट पास थ्रू बेनिफिट इट इज एन इनकम्प्लीट रिफॉर्म। और अंत में सर मेरा आखिरी सुझाव यह रहेगा, भारत देश में आज एक टोकनाइजेशन बिल लाने की आवश्यकता है। सर, जैसे यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को एक प्रकार से इंक्लूसिव बना दिया। आज रेडी पटरी वाला, सब्जी वाला, रिक्शा वाला सब यूपीआई के माध्यम से पेमेंट लेते हैं, देते हैं। ठीक उसी तरह इन्वेस्टमेंट और एसेट ओनरशिप को हमें इंक्लूसिव बनाने के लिए टोकनाइजेशन का एक कानून इस देश में लाना पड़ेगा। सर, मैं सरल भाषा में समझाता हूं। एक मिडिल क्लास का आदमी आज यदि अपना निवेश करना चाहता है पैसा, तो उसके पास या बैंक का सेविंग्स अकाउंट का खाता है, म्यूचुअल फंड है या फिक्स डिपॉजिट है, उसके अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं है। कमर्शियल बिल्डिंग बहुत महंगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उसकी रीच के बाहर हैं और प्राइवेट एसेट क्लास नीश इन्वेस्टमेंट्स के लिए होते हैं, उनके लिए बने नहीं है। टोकनाइजेशन एक ऐसी
फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है जो एक बड़े महंगे एसेट को छोटे छोटे डिजिटल टोकन में बांट देगा और ट्रांसपेरेंटली उसकी खरीद बेच ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकती है। सर, एसेट टोकनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल इनोवेशंस ऑफ द 21st सेंचुरी। और मैं बताना चाहूंगा सर कि जैसे एक आम आदमी एक कंपनी का शेयर खरीद के उसमें हिस्सेदारी ले सकता है और उसकी अप्रिसिएशन का मुनाफा का स्वाद ले सकता है, ठीक वैसे ही एसेट टोकनाइजेशन आने से रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, कमोडिटीज, आईपीआर, इन सबको छोटे छोटे डिजिटल टोकन्स में बांट दिया जाएगा, जिसे कोई भी खरीद बेच करके इस ट्रेडेबल टोकन का फायदा ले सकता है और इसके मुनाफे में हिस्सेदार बन सकता है। इसका मतलब यह है कि ये बड़े बड़े एसेट्स सिर्फ करोड़पति अरबपति लोगों के लिए नहीं, बल्कि इन बड़े बड़े एसेट्स को देश का आम आदमी खरीद सकता है और उसकी बड़ी रिटर्न्स का स्वाद ले सकता है। मैं उदाहरण देता हूं सर, आज 10 ग्राम सोना भारत में लगभग 1,35,000 रुपए का मिलता है। आप यदि किसी दुकान में जाकर कहिए कि भाई मेरे पास 1,35,000 रुपए तो है नहीं 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए, आप मुझे 500 रुपए का सोना दे दो, तो शायद आप 500 रुपए का सोना नहीं खरीद सकते। लेकिन जब से गोल्ड ETF आया, डिजिटल गोल्ड आया, आप 500 रुपए का गोल्ड खरीद पाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली। ठीक वैसे ही आप एसेट्स को अगर डिजिटाइज करेंगे, इन टोकन्स के माध्यम से आप इन एसेट्स की हिस्सेदारी पा सकते हैं। सर, मैं समाप्त कर रहा हूं, मुझे एक मिनट ही लगेगा बस। सर, इस टोकन मैं समाप्त कर रहा हूं सर, इस टोकनाइजेशन से खास तौर पे मिडिल क्लास को क्या फायदा होगा? सबसे पहले बेटर रिटर्न्स मिलेंगी, रिटायरमेंट सिक्योर होगा, निवेश करने में आसानी होगी और सबसे बड़ी बात, इंस्टेंट लिक्विडिटी मिलेगी इन ट्रेडिशनली इनलिक्विड एसेट्स। आपको कोई ब्रोकर की फीस, कोई रजिस्ट्री का झंझट, प्रॉपर्टी डीलर का झंझट नहीं, आप खरीद बेच आराम से कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटेगी, इंटरमीडियरीज की कॉस्ट घटेगी। सर, दुनिया भर में जो मजबूत मैच्योर अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्होंने इस एसेट टोकनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया। यूएसए ने, SEC ने अपनी सिक्योरिटीज एक्ट में इस टोकनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को शामिल किया। सिंगापुर ने प्रोजेक्ट गार्जियन का नाम से एक प्रोजेक्ट लाकर इसको लीगलाइज किया। यूरोपियन यूनियन ने मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन का एक कानून लाकर इसे रेगुलराइज किया और UAE ने सबसे बड़ा काम करते हुए एक अलग अथॉरिटी बना दी, वारा, वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो इस प्रकार के एसेट टोकनाइजेशन पे काम करती है। सर, इंडियंस हैव मोर कल्चरल एफिनिटी टू रियल एस्टेट एंड प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा, बिकॉज 70 to 80% of our household assets are stored in these asset classes. Therefore, tokenization will directly address their preference by enabling fractional ownership of these assets using blockchain technology. अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा सर कि इंडिया को अपनी एसेट टोकनाइजेशन की एक bespoke लेजिस्लेशन की जरूरत है और एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की जरूरत है। इसके चलते इन्वेस्टमेंट और ओनरशिप कॉमन मैन के लिए, आम आदमी के लिए सही मायने में इंक्लूसिव बनेगी। और अगर भारत में रेगुलेटरी क्लैरिटी आ जाती है एसेट टोकनाइजेशन कानून के माध्यम से, तो ग्लोबल कैपिटल सिंगापुर, UAE, हांगकांग और US जाने की बजाय भारत में आएगी और भारत में निवेश होगा। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर एन एसेट टोकनाइजेशन बिल इन दिस कंट्री। थैंक यू सर।